हाँ जी, टुडे माय टॉपिक इज लेटाइस एनर्जी और लेटाइस एंथैल्पी। हुई था डिस्कशन इसके बारे में, जल्दी बोलिए शाबाश। क्या चीज होती है लेटाइस एंथैल्पी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप लोगों ने कहा था जब एक मोल आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है जी, तो उस टाइम जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको अपने बोलते हैं लेटाइस एंथैल्पी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज लेटाइस एंथैल्पी। इसमें सिर्फ आप लोग क्या करो कि चार फैक्टर अफेक्टिंग अच्छी तरह से समझो कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से लेटाइस एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, वो अच्छी तरह समझ लो। मेन तो वही है, क्योंकि अगर आप लोग बात करते हो लेटाइस एंथैल्पी की तो ऑब्वियस बात है ये स्टेबिलिटी को बताती है, आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी को। कल को लेटाइस एंथैल्पी अगर मान लीजिए ज़्यादा है ना, तो क्या होगा? आयनिक बॉन्ड क्या होगा? जल्दी बोलिए शाबाश। हाँ, स्ट्रांग होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो पता करें ना कौन कौन से फैक्टर हैं। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस। अब आप दिमाग लगा के बताओ, चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस। अगर मेरे ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सिर्फ इतनी सी बात है। करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी बोलो जल्दी। बिल्कुल करेंगे, और जितने ज्यादा हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा होगी। किसी ने बोला Li पे प्लस है और F पे माइनस है, किसी ने बोला Ca पे +2 है और इसके साथ में 2F ले आया, और किसी ने बोला Mg और S, इस पे +2 है और इस पे -2 है ना। यहाँ दोनों पे प्लस प्लस, यहाँ एक पे +2 एक पे +1, एक पे +2 एक पे -2। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट केस में है, सेकंड केस में कि थर्ड केस में चार्ज? जल्दी बोली। थर्ड केस में। तो अब इनकी लेटाइस एंथैल्पी देखो। आपको रट्टा नहीं मारनी कि इसकी इतनी बताई, आपको सिर्फ समझना है मोर द चार्ज मोर विल बी द वैल्यू ऑफ लेटाइस एंथैल्पी। सेकंड वाले में लेटाइस एंथैल्पी होती है 2607 और थर्ड वाले केस के अंदर लेटाइस एंथैल्पी होती है 3241। तो साफ दिख रहा है थर्ड वाले में किलो जूल पर मोल के हिसाब से लेटाइस एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस बताइए शाबाश। इंटर आयनिक डिस्टेंस, आयंस के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए बताइए शाबाश? ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितनी तेरे में और मेरे बीच में डिस्टेंस क्या होगी ज्यादा, हम उतना दूर दूर हो जाएंगे ना। अब एक बात बताओ, LiF, LiCl, LiBr और Li, ये चार मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। इन चारों में सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है आयंस के बीच में वो किसके बीच में होगी? LiF के बीच में कि Li के बीच में? वेरी गुड। क्यों? इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा है। जितना मेरा साइज बड़ा होगा उतना तेरे और मेरे बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कैसे? चलो बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल बता देता हूँ कैसे। आज एक बात बताओ, दो पतले गले मिल रहे हैं और दो मोटे गले मिल रहे हैं, बताइए शाबाश। मोटे गले कैसे मिलेंगे बताइए शाबाश? अगर मोटे लोगों को गले मिलना पड़ जाए तो क्या होगा? बीच में क्या आ जाएगा? हाँ बिल्कुल। अब वो बताओ उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है कि कम है? बिल्कुल। तो जितना मेरा साइज बड़ा होगा, आयोडाइड का साइज नीचे पहुंचाने पे साइज बढ़ता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। सबसे नीचे कौन है? जल्दी बोलिए शाबाश। आयोडाइड है ना। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा होने के कारण से इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। इसकी इंटरआयनिक डिस्टेंस है 1.96 और उधर जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो डिस्टेंस बढ़ के हो जाएगी 2.76। और अब आप लेटाइस एंथैल्पी दे दो तो इसकी तो ऊपर लिखी हुई है 1008। LiCl की लिखोगे तो देखो कम हो गई 811, मैंने नोट्स में भी दी हुई है। थर्ड नंबर पे 766 और चौथे नंबर पे और कम हो गई 708। तो ये एक सिंपल सी बात है, जितना आपका और मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये आप बताइए शाबाश। तेरा और मेरा डिस्टेंस बढ़ गया तो प्रेम बढ़ गया कि घट गया? जल्दी बोलिए आप। हाँ, कम हो गया ना। और जितना आपका और मेरा हाँ जी डिस्टेंस ज्यादा होगा हमारा प्रेम कम हो जाएगा। प्रेम का मतलब स्टेबिलिटी। तो लेटाइस एंथैल्पी उतनी कम हो रही है ना, हमारा बॉन्ड कमजोर हो रहा है। अगर मैं और तू दूर हो रहे हैं तो कमजोर हो रहा है बॉन्ड के स्ट्रांग हो रहा है? बस इतनी सी बात है।
लास्ट आता है जी एक मेडुलम कांस्टेंट, उसके लिए मैंने आप लोगों को इसमें दे रखा है, और एक बोर्न हैबर कांस्टेंट, बोर्न एक्सपोनेंट। इन दोनों को आप लोग छोड़ सकते हो, कोई खास बात नहीं है। पर ये दो मेन बातें मेरे बच्चों को पता होना चाहिए, एक तो चार्ज और एक इंटरआयनिक डिस्टेंस। ये मेरे काम आएगी आगे भी। सेकंड बॉन्ड मेरे पास आता है बेटे मेरे बच्चे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड मैंने आप लोगों को बताया था शेयरिंग बॉन्ड होता है ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कोवलेंट बॉन्ड को शेयरिंग। क्या होती है शेयरिंग, जल्दी बोलिए, ये मेरी लैंग्वेज में शेयरिंग बॉन्ड, ताकि मैं समझा सकूं मेरे बच्चों को। हाँ, शेयरिंग का मतलब डोनेशन नहीं होता बेटा। डोनेशन तो होता है कि मैंने डोनेट कर दिया, आपने रख लिया, वो डोनेशन होता है। शेयरिंग का मतलब 1 लाख आप दोगे, 1 लाख मैं दूंगा, ये शेयरिंग होती है। टोटल हो गए 2 लाख। तो अब इनको बनाते हैं अपने लुईस स्ट्रक्चर से। किसी ने मुझे कहा हाइड्रोजन बना के दिखाओ, तो हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं मुझे कंप्लीट करने के लिए, 2। तो एक हाइड्रोजन कहता है दूसरे को यार क्या हाल है, दूसरा कहता है बड़े माड़े हाल है, मेरा तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पूरे नहीं हो रहे। तो वो कहता है 1 तू मेरे को दे, 1 मैं तेरे को देता हूँ। अब क्या दिख रहा है मेरे बच्चों को, जल्दी बोलो शाबाश। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, और इनके बीच में बॉन्ड बन गया, H और H के बीच में बॉन्ड बन गया, ये देखो दिख रहा है। फिर किसी ने बोला ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का नंबर क्या है आउटर शेल का, 6। इसे और कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8। हाँ 2 सॉरी 2 इधर हो गए 1 2 3 4। तो अब ये दूसरे ऑक्सीजन को क्या कहता है, ये दूसरे ऑक्सीजन को कहता है यार 2 मुझे चाहिए 2 तुझे चाहिए। तो ये शेयरिंग होती है, देखो इसे शेयरिंग बोलते हैं। तो ये बन गया O डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, और इसे और कितने चाहिए, तो जवाब है 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो बस 1 2 3। अब ये दूसरे नाइट्रोजन को ये कहेगा 3 तू दे दे और 3 मैं दे देता हूँ। तो इस तरीके से ये लो जी, ये हमारे पास ये बन गया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो अब अगर आप देखते हो तो ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है। मैंने ये 4 मॉलिक्यूल मेरे बच्चों को पढ़ाए, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखना, 2-3 बातें और दिखाता हूँ। एक H2O का और बना के दिखाता हूँ। H2O का जब हम लोग बनाते हैं मॉलिक्यूल तो इसमें सेंट्रल ढूंढना पड़ता है, सेंट्रल कौन है। बच्चा कहता है ये तो सिंपल थे 2-2 वाले है ना, लेकिन मोर देन 2 वाले अगर आ जाए, जैसे H2O हो गया, जैसे NH3 हो गया, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल मेरा H2 था, दूसरा O2 था, थर्ड N2 था, और फोर्थ H2O की बात करते हैं। H2O में देखो सेंट्रल कौन है, सेंट्रल मतलब जिसका हैप्पी बर्थडे हो। बर्थडे में गए हो, कभी किसी के बर्थडे में गए हो या बर्थडे बनाओ, तो बीच में कौन खड़ा होता है, जिसका बर्थडे हो। तो यहाँ कौन खड़ा है बीच में, साफ दिख रहा है, ऑक्सीजन। तो जो सेंट्रल होता है उसको पहले बना दो। अब ऑक्सीजन से मैंने पूछा तेरे को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहता है मेरे पास है टोटल 6, मुझे 2 और चाहिए। और इसने बुला भी देखो कितने बंदे रखे हैं, 2। तो एक हाइड्रोजन को इधर लगा दो और एक हाइड्रोजन को इधर लगा दो, ठीक है जी। ये इस तरीके से बनाना होता है। क्या ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, यस सर। क्या हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, क्या इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। तो अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो वो इस तरीके से बनती है, HOH। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं इन दोनों बॉन्ड्स के बारे में। ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है। चारों कोवलेंट है या नहीं है वो आप बता दो। लेकिन जो फर्स्ट वाले 3 हैं, यानी कि आप बात करो H2 की, आप बात करो O2 की, और आप बात करो N2 की, इनके लिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है ये, प्योर कोवलेंट। अभी प्योर कोवलेंट कैसे हैं थोड़ा मुझे बताओ। बिल्कुल, क्योंकि ये बात आपको पिछले चैप्टर में भी बता दी कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम हो या जो एक जैसों से मिलकर बने हो, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। आज इन पे कोई चार्ज नहीं, इन पे कोई चार्ज नहीं, इन पे कोई भी चार्ज नहीं है ना। अब जिनमें चार्ज नहीं होगा वो प्योर कोवलेंट होंगे, उनमें आयनिक परसेंटेज कितने % होगा, 0%। वेरी गुड। लेकिन अब H2O की बात कर सकते हैं, यस और नो बोलो। तो आज अगर मेरा बच्चा करता है HCl की बात, या मेरा बच्चा करता है H2O की बात, या मेरा बच्चा करता है अमोनिया की बात, तो इनके लिए मैं एक वर्ड लिखूंगा पोलर कोवलेंट। अब मैं इनके लिए पोलर कोवलेंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड है H और O के बीच में। क्या H और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जवाब है नहीं।
वो तो गुंडा है, गुंडे पढ़ाए थे मैंने, कितने कितने गुंडे पढ़ाए थे मैंने मेरे बच्चों को? 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों को याद रखने हैं फोन कॉल। ये आपके 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये चारों हमारे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इनको मैं गुंडा बोलता हूं, है ना। अब H के ऊपर प्लस आ जाएगा और O के ऊपर माइनस आ जाएगा, H के ऊपर प्लस आ जाएगा और O के ऊपर। अब जो बंदे के ऊपर प्लस और माइनस आ गया, साफ दिख रहा है, वो पोलर हो गया। पोलर मतलब तेरा एक पोल प्लस हो गया और एक पोल माइनस, इसलिए नाम दे दिया पोलर कोवलेंट। क्या इसमें 100% आयनिक करेक्टर है? सॉरी 100% कोवलेंट करेक्टर है इसमें? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा आयनिक हो गया, जैसे HCl भी थोड़ा सा आयनिक हो जाता है। और अगर तुम्हें कैरेक्टर निकालने हैं कि कितने परसेंट आयनिक, तो मैंने फॉर्मूला दिया था 16XA माइनस XB प्लस 3.5XA माइनस XB का होल स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? तो अगर मैं आपको O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दूं और H की भी बता दूं, तो आप 2 मिनट में बता दोगे इसमें कितने परसेंट आयनिक है और कितने परसेंट कोवलेंट। ये मेरा मेन टॉपिक था। लेकिन अभी एक बात और बची है, ध्यान से देखना। मैंने अमोनिया का फॉर्मूला बनाना है, चलो मेरे साथ साथ बनाओ अमोनिया का फॉर्मूला। ये 5वें नंबर पे। हैप्पी बर्थडे किसका है? जल्दी बोलिए, शाबाश। नाइट्रोजन का है ना। तो नाइट्रोजन को पहले लिख देते हैं। नाइट्रोजन से मैंने पूछा तेरे आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कहता 5। अगर इसके 5 है तो और कितने चाहिए? इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 हाइड्रोजन को बुला लेता है। अब ये तीनों हाइड्रोजन को कहता है एक एक तुम दो और एक एक मैं देता हूं। क्या हाइड्रोजन के कंप्लीट है? क्या हाइड्रोजन के कंप्लीट है? क्या हाइड्रोजन के कंप्लीट है? तो आंसर है यस सर। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो वो इस तरीके से बनती है, NH और 3, है ना। लेकिन अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल? जल्दी बोली, शाबाश। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5 थे। उसने 5 के 5 बॉन्डिंग में यूज कर लिए। पक्का या नहीं? नो सर, 3 यूज किए हैं। मतलब बाकी 2 इसकी टाट पर बचे रह गए। ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बोलते हैं अपने लोन पेयर। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और अगर अपनी जनरल भाषा में बोलूं ना, तो ये वेले इलेक्ट्रॉन है। क्या होता है वेले? क्या होता है? फ्री। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो फ्री बैठे हुए हैं। आगे इनके केमिस्ट्री में बड़ा इनका तगड़ा रोल है, याद रखना। ये आपकी स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना एक स्पेशल रोल रखेंगे। तो NH3 की बात करते हो तो NH3 में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 फ्री बैठे हैं। और जो बंदे फ्री बैठे हैं वो क्या करेंगे? दूसरों को परेशान करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो ये वेले इलेक्ट्रॉन है, इनको बोला जाता है लोन पेयर। और बाकी जो बिजी हैं, हाँ जी, बिजी का मतलब जो काम कर रहे हैं ना, जो बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर का शॉर्टकट होता है LP इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपके पास यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। ये लो जी, बना देता हूं। और इतनी बात हमेशा याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने, सॉरी एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखना हमेशा 2, 1 2। देखो तो टोटल मिलाकर के 3 बन गए यहाँ पे। तो कोई पूछ ले आज अमोनिया में कितने LP हैं और कितने BP हैं, तो अमोनिया में 3 तो बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है जी, और 1 लोन पेयर है। समझ आया कि नहीं आया वो आप बता दो, शाबाश। तो फिर H2O में देख के बताओ। H2O में ऑक्सीजन को देखो, आउटर शेल में थे 6, कितने यूज हो गए? जल्दी बोलिए, शाबाश। 2 यूज हो गए। और बाकी के बाकी कहाँ रह गए? जल्दी बोलिए, शाबाश। वेरी गुड। दिखाओ जी कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर हैं H2। हाँ जी, और 1 बॉन्ड पेयर है, मुझे 2 दिख रहे हैं। देखो एक इधर बॉन्ड बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, दिख रहा है आपको? नहीं, क्यों माने जाएंगे जब इनको तुमने 3 माना है? ये देखो यहां लिखा है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल पूरे कंपाउंड के दिखने हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर है इसके पास और 2 लोन पेयर है। नाइट्रोजन में बताओ, शाबाश। ये इसकी कहानी है, जल्दी बोलिए, शाबाश। नाइट्रोजन वेरी गुड, सही है ना। एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा और 3 इसके बॉन्ड पेयर। तो कोई नाइट्रोजन में मेरे से पूछ ले तो 3 इसके पास बॉन्ड पेयर है और पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर है। वेरी गुड, समझ आ गई मेरे बच्चों को ये बात? आगे मुझे चाहिए कि, तो ये मेरे पास मेन चीज थी। इसके बाद बच्चे डर रहे होते हैं, सर मैं कैसे बताऊंगा? तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको मैं मुश्किल से मुश्किल पढ़ा देता हूँ।
और आसान से आसान तो मैं करा चुका हूँ। CO2 की बात करते हैं, चलो छठा मॉलिक्यूल। आपकी प्रैक्टिस होगी। कैसे शुरू करूँ, मुझे पता नहीं कैसे शुरू करना है। क्या मैंने कोई लॉजिक दिया है? बिल्कुल, मैंने कहा था C को सेंटर में बुला लो, लो जी बुला लिया। अब कार्बन से पूछो तेरा नंबर क्या है, बिल्कुल आराम से पूछो कार्बन तेरा नंबर क्या है, वो कहेगा मेरा नंबर है 6। आउटर शेल में कितने हैं? 4। अगर मेरे पास 4 है तो मुझे और कितने चाहिए? 4 चाहिए। वेरी गुड। तो अब आइडिया लग गया होगा। स्ट्रक्चर जनरली सिमेट्रिकल बनती है। सिमेट्रिकल मतलब इधर और इधर इक्वल। तो जब मेरे पास 4 है, मुझे और चाहिए, तो मुझे 2 और 2 4 शेयरिंग करनी पड़ेगी। मैंने फर्स्ट ऑक्सीजन को बुलाया, कहता मैं तो 2 दूंगा और 2 लूंगा, तो ये कार्बन खुश। फिर ये दूसरे को भी यही पूछता है, तो दूसरा भी यही कहता है मैं 2 दूंगा और 2 लूंगा, ये भी खुश और कार्बन भी खुश। लेकिन अब बताइए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने कितने बनेंगे? जल्दी बोलिए, शाबाश। 2 बनेंगे, है ना। तो आज कार्बन डाइऑक्साइड के पास लोन पेयर कितने बचे, ये बताओ मेरे को। कार्बन के पास कितने लोन पेयर बचे? 0 बचे। क्यों? क्योंकि क्लियर कट दिख रहा है कार्बन मेन था। मेन बंदे को जब मैंने पूछा तो वो कहता मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने चारों यूज कर लिए। ऑक्सीजन के पड़े हैं वो अलग बात है, पर मैंने कार्बन के पूछे, मैंने ऑक्सीजन के नहीं पूछे आपसे, है ना। मैंने तो पूछा कि ऑक्सीजन के पास कितने हैं, तो आपने बोला कार्बन के पास कितने, तो आपने बोला कार्बन के पास नहीं बचे। तो यहाँ टोटल 4 बॉन्ड पेयर हैं कार्बन के। देखो 2 और 2 4। इससे मेरे को ये पता लगा कि एक बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों ने दिया 2 चाहिए होते हैं ना। अब शुरू करते हैं एक मुश्किल मॉलिक्यूल, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। मुश्किल मॉलिक्यूल में कोई मुश्किल नहीं, थोड़ा सा दिमाग चाहिए। HNO2 बनवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन नाइट्रोजन, हैप्पी बर्थडे दिख रहा होगा, बताने की जरूरत तो नहीं। हाँ, अब नाइट्रोजन से पूछो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए। तो नाइट्रोजन कहेगा मेरा नंबर है 7, आउटर शेल के अंदर मेरे पास में है टोटल 5। चलो 1 2 3 4 और 5। अब ये मैंने इसलिए ऐसे बना दी क्योंकि मुझे पता था, लेकिन मैं तुम्हें 1 बाय 1 बुलाता हूँ। ऊपर से सबसे पहले किसको बुलाना चाहिए मुझे? H को या O को? क्यों O को क्यों बुलाना चाहिए पता है? क्योंकि O गुंडा है। हाँ, O को 2 तो चाहिए, लेकिन O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव को बुलाना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कहता है मेरे को तो 2 चाहिए, ये लो जी, तो मुझे इसको 2 देने पड़ गए। और क्या इस वाले ऑक्सीजन के हो गए? जल्दी बोलो। अगर मैं दूसरे ऑक्सीजन को 2 देता हूं तो बताओ कोई गड़बड़ होगी या नहीं होगी? बस हाँ, क्या नहीं, H तो चलो यहां लगा सकता हूं, पर बताओ क्या गड़बड़ हुई? अगर मैंने ऊपर ऑक्सीजन को 2 दे दी तो क्या होने वाला है? गड़बड़ ये होने वाली है, नाइट्रोजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये देखो पहले कितने थे नाइट्रोजन के पास? 5। इसने शेयरिंग कितने की कर ली? 2 की। तो 5 और 2 कितने हो गए? जल्दी बोलो। 7। अब इसको और कितने चाहिए? अगर ये हाइड्रोजन को बुला करके खेल खत्म कर ले कि हाइड्रोजन को बुलाओ और खेल खत्म, तो एक ऑक्सीजन बाहर रह जाएगा। तो अब ये एक ऑक्सीजन को बुलाता है, उससे पूछता है तेरे को कितने चाहिए? तो ये कहता है मुझे तो 2 चाहिए, और नाइट्रोजन कहता है सर मैं तो इस टाइम आप लोगों को 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, है ना। तो इसका क्लियर कट मीनिंग क्या हो जाएगा? क्लियर कट मीनिंग क्या हो जाएगा? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब इसके पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अब बचा हुआ जो है वो बंदा सेटलमेंट करेगा, और सेटलमेंट करेगा ऑक्सीजन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। अब ये थोड़ा सा ही सोचने वाली बात है, इसमें कोई रट्टा नहीं है। कोई टीचर्स कहते हैं ये तो लर्न करना पड़ेगा, जबकि मैंने आप लोगों को 1 मिनट लॉजिकल बता दिया। तो इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं। आपने पहले N को बुलाया, N के इलेक्ट्रॉन पूरे किए, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव को बुलाओ, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, चलो बताओ। H और O के बीच में कितने हैं बॉन्ड? बताते जाओ, शाबाश। H और O के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मेरे बच्चों को? 1 बिल्कुल। 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 2 है और बॉन्ड 1 है। O और N के बीच में, O और N के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन बताओ, चलो इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2। तो इसका मतलब इनके बीच में भी हाँ 1 बॉन्ड बनेगा। और लास्ट वाले में कितने दिख रहे हैं? ये N और O के बीच में कितने दिख रहे हैं? थोड़ा बड़ा करके देखो स्क्रीन में। 2 और 2 4। हाँ वेरी गुड।
अब ये देखो जी, आज बच्चा ये सोच ही नहीं पाता कि HNO2 की स्ट्रक्चर में H और N एक साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। अब मैं तो सोच रहा होता हूँ HNO2 है, तो मैं ऐसे बनाना शुरू हो जाता हूँ, HNO2 ऐसे बनाना शुरू हो जाता हूँ। लेकिन आज पता है क्या गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ ये हो गई कि HNO2 लिखते वक्त तो HNO2 है, पर एक्चुअल में उसकी स्ट्रक्चर होती है HONO। ये होता है देखो HNO2। और ये बातें आप लोगों को धीरे धीरे एक्सपीरियंस से भी आ जाएंगी, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि सर ये तो रट्टा मारना पड़ेगा या ये तो ऐसे करना पड़ेगा। मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूँ, इससे मुश्किल भी बताऊंगा, पर इससे पहले घर के लिए एक न्यूमेरिकल एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ H2SO4। ये मेरे बच्चे H2SO4 खुद बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं कल परसों जब आपसे डिस्कस करूंगा तब आप लोग इसके बारे में क्वेश्चन पूछना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज और जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की। पर नॉर्मल सी बात है, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, क्या? जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। मैंने कहा था जब भी कोई चीज आप पढ़ना शुरू करते तो उसके लिए माइंड मैपिंग जरूरी है, माइंड के अंदर वो होनी चाहिए कि क्या मैं जानता हूं कोवलेंट को। चलो ढूंढते हैं, आप जानते हो कि नहीं जानते हो। मैं सबसे पहले O2 को पकड़ के लाया। O2 कोवलेंट है, अभी बनवाया था। क्या जानते हो O2 को? कौन है O2? O2 कौन है? हाँ, O2 कौन है तेरा? ऑक्सीजन। शाबाश, जानते हो, मिले हुए इससे, मिलते हो रोज क्या? हाँ मिलते हो रोज। कैसे मिलते हो मुझे भी बताओ अच्छी तरह से। शाबाश। O2 से मिलते हो कि नहीं मिलते हो? हाँ, ब्रीदिंग के टाइम। तो O2 की स्टेट बताओ क्या होती है, जल्दी से। शाबाश, गैसियस, वेरी गुड। तो मैंने बोला O2 गैस है। अब बताओ H2 क्या है, जल्दी बोलिए। गैस है। N2 बताइए क्या है? शाबाश। Cl2 बताइए ये कौन है? वेरी गुड। तो किसी ने बोला फर्स्ट नंबर पे फिजिकल स्टेट, तो जर्नली ये लोग गैस है, क्योंकि मैंने जितनों को जानता हूं वो गैस निकले, तो ये जर्नली गैस है। लेकिन जवाब आया ब्रोमीन का। ब्रोमीन कहता है भी गैस है, मेरे नाल गल करो। हाँ जी, तो ब्रोमीन आपकी केमिस्ट्री में एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल है। याद करो, मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, लेकिन ये लिक्विड होती है। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में, याद रखनी पड़ेगी। फिर किसी ने बोला क्या कोवलेंट सॉलिड भी होते हैं? तो एक्सेप्शनली कोवलेंट कंपाउंड और सॉलिड, जिसमें एक बंदे को अच्छी तरह से जानते हो जिसका नाम है डायमंड। अच्छी तरह से जानते हो ना। डायमंड का पड़ोसी कौन है? ग्रेफाइट। बिल्कुल। और इन्हीं की एक बहन और है सिलिका। इसके अलावा S8, इसके अलावा P4, फास्फोरस सल्फर भी सॉलिड होते हैं। ये वो लोग हैं जो एक्सेप्शनली सॉलिड हैं, पर जनरली ये लोग गैस होते हैं। कुछ लोग लिक्विड भी हैं इनके घर में और कुछ लोग डायमंड भी है। तो ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है फर्स्ट नंबर पे। देखो, CO2 तो गैस है, और जरूर पता होगा कार्बन के जस्ट नीचे कौन बैठा हुआ है? सिलिकॉन। तो याद करो, काशी गए शंकर प्रभु, मैंने पढ़ाया भी था ना। तो जब CO2 गैस है तो SiO2 सॉलिड कैसे हो गया? तो SiO2 का नाम है सिलिका, और सिलिका बोलते ही आधे बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता सिलिका होता क्या है। जानते हो सिलिका क्या होता है? रेत, मिट्टी, उसको सिलिका बोलते हैं। बिल्कुल, सिलिका वो होती है, और हमें पता ही नहीं। देखो, तो रेत या मिट्टी जो है वो तो आपकी सॉलिड है। तो हमने पूछा भी आप सॉलिड कैसे हो गए और आप, हाँ जी, गैस कैसे हो गए? CO2 से पूछा। तो CO2 के अंदर लीनियर स्ट्रक्चर होती है। लीनियर समझते हो? बिल्कुल ऐसे। और इस लीनियर स्ट्रक्चर के कारण इसमें वीक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। जब तेरे और मेरे अट्रैक्शन फोर्स वीक होंगे तो हम पास पास रहेंगे कि दूर दूर रहेंगे? तेरे और मेरे बीच में प्रेम नहीं है, दूर दूर। तो बताओ गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। लेकिन सिलिका के अंदर स्ट्रक्चर होती है जी आपकी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। नेटवर्क लाइक को हिंदी में बोलते हैं जाल नुमा। जाल देखा हुआ जाल? चलो मैं बना के दिखाता हूं, फिर आप बताना ये जाल जैसा लग रहा है क्या। तो ये 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से चलती है। दिख रहा है आपको? SI के बाद में O, फिर उसके बाद में O। तो इस स्ट्रक्चर में साफ दिख रहा है कि जो दिख रहा होगा कनेक्टिविटी दिख रही है। नेटवर्क लाइक में जब एयरटेल वाले अपनी बातें बता रहे होते हैं ना, हमारा नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है? जल्दी बोलो, शाबाश।
तो इनकी 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्रॉस नेटवर्क लाइक बोलते हैं। ये क्रॉस हो रहे हैं, देखो काट के दिखाऊं, ये देखो एक चेन ऐसे चल रही है, एक चेन क्रॉस कर रही है, यस और नो, फिर एक चेन ऐसे चल रही है और एक क्रॉस कर रही है। अब साफ दिख रहा है ये भाई अलग अलग रह रहे हैं। एक भाई जुड़ गया 2 से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, छठा सातवें से, आगे भी जोड़ते जा रहे हैं क्योंकि मैंने बॉन्ड खाली छोड़ा। अब जिस घर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक जिस घर में दूर दूर है, स्टेबिलिटी किस घर की ज्यादा है? जो पास पास रहते हैं। और दूसरे नंबर पे गैस स्टेबल के सॉलिड स्टेबल? बिल्कुल। एक तो तेरे मुंह पे कोई ऐसे फूक मार दे, है ना, दर्द हुआ क्या किसी ने फूक मारा, ऐसे फूक करके मारी, और एक कोई तेरे ईंट मार दे मुंह पे, हाँ मजा ज्यादा कब आया? बिल्कुल बिल्कुल ईंट वाले ने, क्योंकि ईंट सॉलिड है। तो स्टेबिलिटी उनकी होती है जो पास पास है, और पास पास रहने वाले सॉलिड। तो ये रीजन लिख के आना है कि ये लीनियर होता है, इनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होता है, ये 3D क्रॉस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिस कारण ये एक दूसरे के पास पास होते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कंपटीशन के लिए भी। फिर आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मैंने ये बात बताई थी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो किसकी होती है? सॉलिड की। और तुम लोग तो यार लिक्विड निकले, तो जवाब आया नहीं सर हम लोग में कुछ सॉलिड भी है। तो डायमंड क्रिस्टलाइन होता है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन होता है, और ये भी तो एक फिक्स स्ट्रक्चर है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या बताया था मैंने? जिनकी डेफिनाइट ज्योमेट्री होती है। बताया था क्या मैंने ऐसा कुछ? बोलिए शाबाश, बिल्कुल बताया था। तो डेफिनाइट ज्योमेट्री वाले, तो ये ज्योमेट्री डेफिनाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही? देखो एस आई के बाद ओ, ओ के बाद एस आई, एस आई के बाद ओ, ओ के बाद एस आई। आगे बना सकते हो इसको, अगर बनाना पड़ जाए तो। इसका मतलब ये डेफिनाइट है, क्रिस्टलाइन है। तो क्रिस्टलाइन के अंदर मैं बता देता हूं कि ये 3 हाँ जी टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है दोज इन विच मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल एंड हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्स। फर्स्ट वालों में जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनके बीच में बॉन्डिंग होती है वीक वंडरवाल। और वीक वंडरवाल वाली बॉन्डिंग वाले कौन कौन है? वो है जी आपके S8 और P4। दूसरे नंबर पे आप लोग कह देते हो सर दोज इन विच एटम्स आर बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो पिछले साल मेरे बच्चों ने डायमंड पढ़ा होगा जहां तक मेरा ख्याल है। तो 3D स्ट्रक्चर में आप लोग SiO2 को भी डाल दो और डायमंड को भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। डायमंड में क्या हुआ? 1 2 3 4 इस तरीके से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और उनके साथ आगे 4 जुड़ जाते हैं, फिर आगे से फिर से 3 बना लेता है, ये देखो, फिर आगे से फिर से 3 बना लेता है, और ये स्ट्रक्चर चलती रहती है जितनी देर मर्जी चलाते रहो। शायद मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, आगे बना दूंगा काम चल जाएगा, जल्दी बोलो शाबाश, और बनाते जाओ। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से टेट्राहेड्रल बनती है। और ग्रेफाइट के अंदर तीसरे नंबर पे स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेपरेट लेयर्स होती हैं। ये तो आगे जुड़ते गए। ग्रेफाइट के अंदर सुना होगा पिछले साल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, याद है क्या? एक कार्बन के 3 बॉन्ड बन जाते हैं इस तरीके से, और एक लेयर के साथ दूसरी लेयर सेपरेट होती है इस तरीके से, यहां दूसरी लेयर शुरू हो जाती है। तो ये मैं मेरे बच्चों को पी ब्लॉक के अंदर पढ़ाऊंगा, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, अब ये दिख रहा है साफ, एक हेक्सागोनल लेयर, ये दूसरी। तो 3 टाइप की है। फर्स्ट हाँ वो स्पेशल है बेटे, वो अलग केस है, वो तो एक फुटबॉल की स्ट्रक्चर होती है स्पेशल, उसको नहीं लेते, ठीक है। इसमें 3 डायमेंशन डायमंड जैसी, वीक वांडरवाल में S8 और P4, और थर्ड नंबर पे सेपरेट लेयर वाली स्ट्रक्चर। इसमें भी हम एक दूसरे के साथ शीट लाइक स्ट्रक्चर में कोवलेंट या वांडरवाल फोर्सेस से कनेक्ट हो जाते हैं। ये वाले बॉन्ड वांडरवाल है। वांडरवाल फोर्स क्या होता है वो इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे जो टॉपिक आता है वो मेरे बच्चे बताएंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। जब जर्नली मैंने क्या देखा, सोचो पहले सोचो, जर्नली मैंने इनके घर में क्या बताया? बोली शाबाश, कि जर्नली कौन है? गैस। तो जो लोग जर्नली है ना उन्हीं की बात चलती है, एक्सेप्शंस को एक्सेप्शंस की फॉर्म में लिखा जाता है। मैंने पूछा ज्यादातर तुम्हारे घर में कौन है? गैस। तो बताइए गैस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है, क्योंकि गैस तो ऑलरेडी कब बनेगा? वाटर गैस कब बनेगा मुझे बताओ? इवेपोरेशन पे। तो जो बंदा ऑलरेडी गैस बना पड़ा है
मैं उससे पूछ रहा हूँ तेरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताना यार, तो वो हंस रहा है तुम्हारे ऊपर। जो चीज ऑलरेडी गैस है, इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे गैस है O2, रूम टेम्परेचर पे गैस है H2, तो इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। लेकिन जैसे ही मैं इनसे बोल रहा हूँ, ऐसी बातें कर रहा हूँ, तो इतने में डायमंड आ गया मेरे से भिड़ने। मैं बोल रहा हूँ कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इतने में डायमंड कहता आजा मेरे से भिड़ ले। तो फिर मैंने डायमंड को कहा तेरी बात नहीं कर रहे, नाराज मत हुआ कर, है ना। तो एक्सेप्शन में किस किस को डाल दूं, जल्दी बोलो शाबाश। सिलिका को, रेत का भी बहुत ज्यादा होता है, डायमंड को, और कुछ कार्बाइड्स हैं उनको, वरना आप दो याद कर लो, डायमंड एंड सिलिका। इनका सारी दुनिया जानती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। चौथे नंबर पे कंडक्टिविटी, बोलिए बोलिए। नहीं, ग्रेफाइट का होता है पर इतना ज्यादा नहीं होता। डायमंड तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट है, बताने की जरूरत नहीं है ना। ग्रेफाइट लिख सकते हो, कोई लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। फोर्थ नंबर पे आएगा आपके पास में, क्या पॉइंट था मैंने आपको, फोर्थ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ बताइए, कंडक्टर है कि नहीं है, जल्दी से शाबाश, सोच के बताइए। आयंस बन जाते हैं इनके, जल्दी बोलो शाबाश। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी या नहीं होगी, जल्दी बोलो शाबाश। नहीं होएगी, लेकिन फिर मेरे से कोई नाराज हो रहा है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। यह जनरली आपके नॉन कंडक्टर है। एक जना नाराज हो गया, और उस बंदे का नाम कौन है, ग्रेफाइट तो एक्सेप्शन है, ठीक है जी, याद रखना। लेकिन इसके अलावा एक बंदा और नाराज हो गया। HCl में बॉन्ड कैसा पढ़ाया था, जल्दी बोलिए शाबाश। हाँ, HCl के अंदर बॉन्ड था पोलर। ये कहता है मुझे पानी में डाल के देखो, फिर बताता हूं तुम्हारे को, क्योंकि पानी में डालते ही ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कल को कोई कह दे कि वैसे तो इनकी कंडक्टिविटी नहीं होती, ये नॉन कंडक्टर है, बिल्कुल सच बात है। H2 नॉन कंडक्टर, O2 नॉन कंडक्टर, सारी बातें सही है। कोई एक्सेप्शन पूछ ले तो बता देना ग्रेफाइट। लेकिन वाटर हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारे कोवलेंट है जो कि पानी में जाते ही आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सोल्युबिलिटी की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं O2 पानी में फुल घुल जाती है, सही बात या गलत बात, देखता हूं। शाबाश, जल्दी से बताइए शाबाश। O2 पानी में फुल घुल जाती है, एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर फुल घुल जाती है तो कोई भी बच्चा पानी में आराम से सांस ले लेता। आप लोग ले सकते हो पानी में सांस? इसका रीजन यही है कि पानी में ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कम है। और क्यों कम है? क्योंकि मैं पिछले टॉपिक में पढ़वा चुका हूं कि लाइक डिजोल्व्स लाइक। ये पढ़ा था क्या मेरे बच्चों ने कहीं? क्या वाटर पोलर है? यस और नो बोलो, जल्दी बोलिए। क्या वाटर पोलर है? यस और नो। क्या O2 पोलर है कि नहीं है? नो सर। तो इन लोगों की पानी के अंदर सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन ये जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएंगे। जो पोलर में नहीं घुलेगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएगा। और नॉन पोलर में आपके पास मैंने बताया थे उस दिन बेंजीन, CCl4 है ना, अमूल क्या नाम है अपने, अल्कोहल, ईथर, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। लास्ट मेरे बच्चों के पास में आता है केमिकल रिएक्शंस। हाँ, उधर पता नहीं ये पॉइंट हुआ था कि नहीं हुआ था, बताइए। इनकी केमिकल रिएक्शन फास्ट होंगी कि स्लो होंगी? पहले आयनिक वालों की बताइए शाबाश। आयनिक वालों की फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो बताइए इनकी केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट या स्लो? बिल्कुल, इनकी जनरली जो रिएक्शंस होती है मॉलिक्यूलर होती हैं, और ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होती है जनरली स्लो होती है, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड टूटते हैं है ना, वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। तो नए बॉन्ड्स को बनने में जनरली टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए ये स्लो होती है। वहां आयंस बनते हैं, आयंस फटाफट बन जाते हैं पोलर मीडियम में, इसलिए उनकी रिएक्शन फास्ट होती है। करके दिखाऊंगा एक रिएक्शन यहीं पे हाथों हाथ, जो 10th लेवल तक मैडम ने या सर ने प्रैक्टिकल किया होगा। इधर मेरे पास पड़ा है AgNO3, सुनना भी इस बात को। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में मेरे पास पड़ा है NaCl। जैसे ही मैं AgNO3 में NaCl डालूंगा, AgCl का व्हाइट PPT इतनी देर में बन जाएगा। क्यों बन गया जल्दी बताओ मेरे को शाबाश? क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन है।
AgCl फटाक से बन जाता है जैसे ही मैं उसके अंदर डालता हूं। तो आयनिक रिएक्शंस फास्ट होती हैं, इवन तू आंख झपकाएगा उससे पहले हो भी जाएंगी। लास्ट एंड फाइनल आता है नेचर ऑफ बॉन्ड। हाँ, ये बात आपको बताता हूं। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब है इनके जो बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब उनकी पर्टिकुलर पोजीशन होती है, वो ऐसे मुंह चक्के नहीं बैठ जाते। आयनिक बॉन्ड मैं जैसे मर्जी बना दूंगा, ठीक है ना। किसी ने बोला CaCl2 का बॉन्ड बना दो, ये लो मैं CaCl2 ऐसे भी बना दूंगा। कोई कहेगा ऐसे बना दो तो मैं ऐसे भी बना दूंगा। तो CaCl2 में दोनों बॉन्ड आयनिक है, उनकी कोई स्पेशल डायरेक्शन या उनकी शेप नहीं होती। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो एक फिक्स शेप में बनते हैं। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि BeCl2 कैसे बनेगा, तो मैंने कहा लीनियर बनेगा। तो कोई ये कह दे कल को ऐसे लटके हुए क्यों नहीं होते दोनों बॉन्ड, तो इसका रीजन मैं दूंगा। तो आज इसकी एक पर्टिकुलर शेप है जो मैंने लिख दी। किसी ने मेरे से पूछा BF3 बताओ, तो मैंने BF3 की स्ट्रक्चर बनाई प्लेनर ट्राइगोनल। दिख रहा है ट्राइगोनल, दिख रहा है, जल्दी बोलो। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? हाँ, BF3 की। कल को कोई ये कह सकता था ऐसे क्यों नहीं बनाए तीनों, ये पिरामिडल क्यों नहीं बनाए, तो इनका रीजन होता है। तो याद रखना कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, मतलब उनकी पर्टिकुलर एक शेप होती है, जबकि आयनिक डायरेक्शनल नहीं होते। और लास्ट मेरा आता है आइसोमेरिज्म, जो पिछले साल पढ़ा होगा 10th क्लास में। हाँ जी, याद करो, वहां पर भी एक बात बोला था, वो क्या था? आयनिक कंपाउंड में मैंने क्या बोला था? आइसोमॉर्फिज्म। क्योंकि नोट्स नहीं दिए इसलिए हेल्प कर रहा हूं। वहां आइसोमॉर्फिज्म बोला था कि जिनके कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो ये कहते हैं हम भी कुछ दिखाते हैं, और ये दिखाते हैं आइसोमेरिज्म। याद कराओ, आइसोमेरिज्म वो लोग होते हैं जिनका फॉर्मूला एक जैसा हो लेकिन जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। जैसे C4H10, कौन है जी C4H10? चलो नहीं जानते होगे। CH4 कौन है? CH4 कौन है? मीथेन का बड़ा भाई C2H6 इथेन। इथेन का बड़ा भाई C3H8 कौन है? प्रोपेन। और इनका बड़ा भाई, तो किसी ने मेरे से पूछा ब्यूटेन ये रहा, तो मेरे से ना उन्होंने बना करके पूछा सर ये देखो इसका फॉर्मूला क्या है। आराम से देखना इसका, C4 और H10। और मैंने एक और बना दिया मेरे बच्चों के लिए, और तुम बता भी दोगे मुझे पता है क्योंकि ये पढ़ा हुआ है 10th में। ये देखो इसका भी चेक करो, C4H8। तो ये दोनों बंदे ब्यूटेन है, लेकिन इनमें कोई फर्क है? तो जवाब है यस। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर जिनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो उन्हें आइसोमर्स कहते हैं, या इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा, मेरे को पढ़ाना है। अब इस बंदे का नाम है N ब्यूटेन, पिछले साल पढ़ा होगा, और इस बंदे का नाम आइसोब्यूटेन, ये तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। पर अगर इसको चेक करोगे और इसको चेक करोगे तो दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं? सेम। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या शो करते हैं? जवाब है आइसोमेरिज्म। हाँ, जबकि आयनिक क्या करते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। तो आयनिक कंपाउंड कैन शो आइसोमॉर्फिज्म व्हाइल कोवलेंट कंपाउंड कैन शो आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म है, देखो, जिनके फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। अब इसकी प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, फिजिकल इनकी अलग अलग है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और उसका कम होता है। तो ये मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।